वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 21 दिसंबर 2021। देखेंगे हम लोग अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन की वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। क्लास यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, देखिए। और जिनको भी इसका पीडीएफ वो तो मैंने बोला ही, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो दिया गया है। और क्लास आप अंत तक अटेंड करें ताकि आपको इस क्लास का महत्व पता चले। और क्लास यदि परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन अ सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF चैंपियनशिप। हाल ही में कौन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ये देखिए पहले शब्द लगा है इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं ये, तो ये किदाम्बी श्रीकांत। एक तो ये रिकॉर्ड दो ठो बनाए हैं इन्होंने, एक तो रजत पदक जीते हैं, दूसरा ये यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ। किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो फाइनल में भी अब तक कोई नहीं पहुंच पाया था इस खेल प्रतिस्पर्धा में, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में। तो फाइनल में भी पहुंचे हैं इसलिए ये पहले बन गए हैं। रजत पदक जीते हैं इसलिए भी पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। और इस फाइनल मुकाबले में सिंगापुर के बैडमिंटन खिलाड़ी लोह किन यू ने, ये जो अपने खिलाड़ी थे किदाम्बी श्रीकांत अभी हैं, तो इनको हराकर उन्होंने जीत दर्ज किया है, इसलिए किदाम्बी श्रीकांत को रजत पदक मिला। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन स्पेन के यूएल्वा में आयोजित किया गया। तो एटलीस्ट स्पेन याद रखिएगा, ये याद भी रखिएगा, अच्छी बात है। BWF अर्थात बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 में, इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। तो ये सब रहा इसमें। चलिए अब बाकी ऑप्शन से इसको खेला जाए। ऑप्शंस में आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये चंदीप सिंह, ये क्यों न्यूज में रहे हैं चंदीप सिंह, तो हाल ही में पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं चंदीप सिंह। चंदीप सिंह ये जम्मू कश्मीर साइड के रहने वाले हैं। और ये चलिए इससे संबंधित कुछ टेक्स्ट फॉर्म में मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। देखिए पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप का यह 9वां संस्करण है। और पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन तुर्की के इस्तांबुल में हुआ है 9 से 12 दिसंबर तक। और ये 9वां संस्करण था, ये याद रखेंगे। और ये बस ये पहले भारतीय बन गए हैं इसमें कोई भी पदक जीतने वाले चंदीप सिंह। चलिए तो ये ऑप्शन रहा इसमें। इससे संबंधित सौरभ घोषाल, ये क्यों न्यूज में रहे हैं, तो मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले ये भी पहले ही भारतीय बन गए हैं। ये मलेशिया ओपन चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं सौरभ ये घोषाल, इसलिए ये न्यूज में रहे हैं। और इसका मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप, इसका भी आयोजन कुआलालंपुर में ही हुआ था मलेशिया के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नस कार्लसन, ये क्यों न्यूज में रहे हैं, तो ये फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप, फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और ये इसका आयोजन UAE में किया गया था, दुबई में किया गया था। और ये कहाँ के हैं मैग्नस कार्लसन, तो ये नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन। तो ये सभी रहे पहले प्रश्न से। आपको ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट ऑप्शंस जो भी रहे आप ध्यान दिए होइएगा। प्रश्न जिस बेस पर है, जिस तरह का है, उसी तरह का ऑप्शन भी प्रश्न में था कि पहले भारतीय बन गए, उसी तरह से ऑप्शन भी पहले जो ये रिकॉर्ड ये लोग बनाए हैं उसी तरह का ऑप्शन इसमें मैंने लाया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर
2021 किसने जीता है? एमा रादुकानु। एमा रादुकानु ने ये जीता है। ब्रिटेन की देखिए यहाँ, ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी एमा रादुकानु ने BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 जीता है। इंग्लैंड के, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा और भी पुरस्कार मिले हैं, वो भी मैं इसी में बता देता हूँ, क्योंकि चाहता तो उसको अलग प्रश्न में बना सकता था, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ पॉइंट्स जो भी मैं देता हूँ एक साइड में, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसको आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो देखिए, इंग्लैंड में पुरुष फुटबॉल टीम को BBC स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 का टीम ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये अलग से आपको ये प्रश्न बिल्कुल बन गया कि BBC स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 का टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो इंग्लैंड के पुरुष फुटबॉल टीम को टीम ऑफ द ईयर मिला है। जबकि फुटबॉल के कोच गैरेथ साउथगेट इंग्लैंड के हैं, BBC स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में कोच ऑफ द ईयर चुना गया है। तो देखिए, तीनों अलग अलग प्रश्न भी हुए। ये तो पहला मेन प्रश्न है, इसके अलावा ये अलग से प्रश्न बन सकते थे जो कि इससे संबंधित था, तो मैं इसी में ला दिया। चलिए, BBC के बारे में देखिए। BBC अर्थात ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अभी भी है, और पहले से भी, जब रेडियो का अब तो थोड़ा सा कम ज़माना है, क्योंकि रेडियो अभी भी है, लेकिन ऑनलाइन भी अब लोग सुनते हैं। रेडियो पर अभी, रेडियो पर तो है ही, मोबाइल पर भी, DTH पर, टीवी पर। तो BBC का जो न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड सर्विस में, इंडिया में भी है, हिंदी में भी देता है, इंग्लिश में भी, तो काफ़ी प्रतिष्ठित और ये क्या बोलते हैं, क्रेडिबल होता है। तो वही है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इसका स्थापना 14 नवंबर 1922 में हेडक्वार्टर इंग्लैंड के लंदन में है, और डायरेक्टर इसके फरहान ऑनस्वर्थ ये हैं। BBC के बारे में ये सब हुई। ये सभी प्रश्न 3 ठो अलग से मिले आपको, और मेन प्रश्न ये रहा। चलिए, सॉरी, बाकी ऑप्शन देखते हैं। सिमोन बिलेस ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर ये किसे चुना गया है? एथलीट ऑफ द ईयर 2021। तो सिमोन बिलेस, इसको मैं समझता हूँ बाइल्स भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन न्यूज चैनल्स पर, पेपर्स पर ये सब बिलेस ही लिखा हुआ था, मैं भी यही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ। इंग्लिश हिंदी दोनों में आप नज़र में रखें इसको। सिमोन बिलेस को टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है, इसलिए ये न्यूज में रहे हैं। और अंजू बॉबी जॉर्ज ये, अच्छा, टाइम मैगजीन के क्या है? तो ये अमेरिकन, टाइम मैगजीन जो है अमेरिकन एक मैगजीन और न्यूज कंपनी है। स्थापना इसका 1923 में किया गया था। अंजू बॉबी जॉर्ज ये न्यूज में क्यों रहे हैं? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। किसे? अंजू बॉबी जॉर्ज। वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है अंजू बेबी जॉर्ज को। अंजू बेबी जॉर्ज लंबी कूद में कांस्य के साथ विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट हैं, इसलिए भी इनको जानिए। चलिए, अगला ऑप्शन है एलोन मस्क। एलोन मस्क क्यों न्यूज में रहे हैं? तो टाइम मैगजीन का ही पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे चुना गया है अभी हाल ही में? एलोन मस्क को। ये एथलीट ऑफ द ईयर थे, ध्यान देंगे, टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर इनको चुना गया था, और ये टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर इनको चुना गया है एलोन मस्क को। एलोन मस्क कौन है? तो एलोन मस्क स्पेस एक्स के अंतरिक्ष एजेंसी है, एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिका में स्पेस एक्स, इसके संस्थापक और CEO मालिक सब यही हैं। और टेस्ला मोटर जो है, टेस्ला मोटर, तो इसके भी CEO मालिक यही हैं, एलोन मस्क इन्हीं का है। तो ये तो रहा इनका परिचय। इनको चुना गया है टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन अमेरिकन मैगजीन और न्यूज कंपनी है, मैंने पहले भी बताया। स्थापना इसका 1923 में हुआ था, हेडक्वार्टर भी वही न्यूयॉर्क में ही है इसका। तो ये दूसरे प्रश्न से आपको इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट ऑप्शन से भी मिले। चलिए, उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे आपको। तीसरा है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। सेल को मिला है गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021। तो ये रहा। और इसके बारे में देखिए किस लिए मिला है ये, तो कंपनी द्वारा कार्बन फुटप्रिंट में कमी, अनुसंधान विकास, कार्बन सिंक का निर्माण, LED में क्रमिक बदलाव, नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बनाने इत्यादि महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए ये सेल को जो है गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अब सेल के बारे में देख लीजिए। सेल का फुल फॉर्म मैंने ऊपर ही बताया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और
इसका स्थापना 19 जनवरी 1954 में। चेयरमैन इसके सोमा मंडल हैं और अभी यही हैं। और एक न्यूज इन पर एक और है कि ये सेल के महिला चेयरमैन बनने वाली ये पहली महिला चेयरमैन है, इस तरह से जानिए सोमा मंडल। तो इसलिए भी ये अलग से एक अलग आपको जानकारी मिली। मुझे आज तक ये याद है जब ये बनी थी तो एक प्रश्न बना था कि सेल की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है, तो ये सोमा मंडल ही बनी थी, अभी भी हैं वही है चेयरमैन। तो ये सेल के बारे में हुआ। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। बाकी ऑप्शन में टीसीएस ये क्यों न्यूज में रहा है, तो हाइप ग्रीन लेक इकोसिस्टम पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड, यहाँ लिखित में देख लीजिए आप। तीसरा प्रश्न है, देखिए टीसीएस को HPE ग्रीन लेक इकोसिस्टम पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है किसे, टीसीएस को। ये क्यों दिया गया है, तो ग्राहक उत्कृष्टता, मजबूत प्रदर्शन, विकास पर ध्यान केंद्रित करने और पारस्परिक उपलब्धियों के प्रति समर्पण के लिए प्रतिबद्धता के आधार पर टीसीएस को यह पुरस्कार दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। चलिए, तो टीसीएस इसलिए न्यूज में रहा था। कोरियन एयर ये क्यों न्यूज में रहा है, तो हाल ही में प्रश्न एक बना था करंट में कि किस देश की एयरलाइन को एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है, तो ये कोरियन एयर कोरियन एयरलाइंस को एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। ये एक लाइन में ध्यान रखेंगे, ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और चलिए अगला ऑप्शन है टीवीएस मोटर ये क्यों न्यूज में रहा है, तो ये एक प्रश्न हाल ही में था, किस मोटर व्हीकल कंपनी के द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 जीता गया है, तो ये टीवीएस मोटर के द्वारा ही जीता गया है। कौन पुरस्कार है ये फिर से देख लीजिए आप। देखिए इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 ये जीता गया है टीवीएस मोटर के द्वारा। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ से हो गए। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने तीन नए जिला का निर्माण किया है। ये प्रश्न मैं पिछले क्लास में करा चुका हूँ, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं इसको रिपीट कर दिया हूँ। तो क्वेश्चन की कमी नहीं है, नीचे भी काफ़ी क्वेश्चन लिस्टेड हैं, आप बने रहें। तो किस राज्य ने 3 नए जिले का निर्माण किया है, तो ये किया है नागालैंड ने। नागालैंड सरकार ने राज्य में 3 नए जिले, देखिए तसेमिन्यू, नुईलैंड और चूमेके दीमा, ये तीनों जिले हैं वहाँ के नए बनाए गए हैं। अब इसी के साथ नागालैंड में कुल कितने जिले हो गए हैं, देखिए यहाँ पे नागालैंड में इस 3 नए जिले के साथ कुल 15 जिले वहाँ पे हो गए हैं। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में, राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, जो कि इनको एडिशनल चार्ज यहाँ पे दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि जगदीश मुखी जो हैं ये असम के राज्यपाल हैं एक्चुअली में। चलिए बाकी ऑप्शन अब देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन में पंजाब की न्यूज में है। देखिए आपको तो मालूम है जो प्रश्न जैसे होते हैं उसी आधार पर मैं ऑप्शंस भी लगभग पूरा कोशिश करता हूँ कि उसी आधार पर ऑप्शंस भी लाए जाएं। तो ये नए जिले किसी राज्य में बने हैं नागालैंड में, तो उसी संबंध से मैं बाकी भी ऑप्शन रखा हूँ। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पंजाब में हाल ही में 23वां डिस्ट्रिक्ट, वहाँ भी 23वां जिला एक नया बनाया गया है। उस जिले का नाम क्या है, मलेर कोटला। हिंदी में लिख देता हूँ, मलेर कोटला। ये नाम थोड़ा हिंदी में ही रखने वाला ज़्यादा अच्छा था, इसलिए इंग्लिश में नहीं लिखा। मलेर कोटला ये पंजाब का 23वां जिला बना है, इसलिए न्यूज में रहा है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री अभी नए बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है, इनको भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो ये पंजाब इसलिए न्यूज में है। छत्तीसगढ़ क्यों न्यूज में रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में 1 नहीं 2 नहीं 4 नए जिले, 4 नए डिस्ट्रिक्ट अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो 4 नए जिले कौन हैं, इसे लिखित में आपको टेक्स्ट में दिखाता हूँ। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो ये है मोहला मानपुर, महेंद्रगढ़, सारंग, बिलाईगढ़ और शक्ति। ये 4 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ में नए जिले बनाए गए हैं। और 18 नई तहसील भी बनाई गई थी, ये भी ध्यान रख सकते हैं, राज्य स्तरीय प्रश्नों में पूछ सकता है परीक्षा में। तो इस 4 नए जिले बनने के साथ छत्तीसगढ़ में अब टोटल 32 जिले हो गए हैं, इसलिए ये सब न्यूज में रहा है। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ और जान लेते हैं। राजधानी कहाँ है, तो रायपुर है। छत्तीसगढ़ के स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में किया गया था, और इसके मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो भूपेश बघेल हैं, भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है, तो अनसुईया उइके, अनसुईया उइके वहाँ पे राज्यपाल हैं, इसलिए न्यूज में था। और चलिए मेघालय क्यों न्यूज में रहा है, सी नंबर ऑप्शन। तो मेघालय
में भी एक नई जिले का निर्माण हुआ है। उस जिले का नाम भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स। ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स। ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स यह जिले का नाम है। नागालैंड में नया जिला बना है, इसलिए ये न्यूज में आया था। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा है और राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक है। सत्यपाल मलिक वहाँ पे राज्यपाल है। तो ये सभी रहे इस प्रश्न से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में किसी उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बनेगा आपके लिए। तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? उत्तराखंड राज्य का। तो ये बनाए गए हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत कौन है? सभी लोग जान गए होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग जान लें। भारतीय क्रिकेट टीम के जाने माने विकेट कीपर और बैट्समैन हैं ऋषभ पंत। अभी इनकी उम्र मात्र हमको लगता है 25-26 वर्ष है। तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उत्तराखंड की राजधानी 2 ठो है। एक है देहरादून विंटर सीजन के लिए, गैरसैंण समर सीजन के लिए। और इसका निर्माण कब हुआ था? इस राज्य का 9 नवंबर सन 2000 में। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, नए ही बने हैं ये भी। और राज्यपाल अभी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो ये सभी रहे इसके बारे में। अब चलिए बाकी ऑप्शंस देखते हैं। नीरज चोपड़ा, ये भी अब देखिए ये ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न है, तो ऑप्शंस भी मैं सब ब्रांड एम्बेसडर का ही लाया हूँगा। ऐसी आप उम्मीद आप कर ही रहे होंगे हमसे। नीरज चोपड़ा ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2020 वाला, हालांकि 2021 में हुआ है, तो उसमें एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, जो भल्ला खेल प्रतिस्पर्धा से, देखिए ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ उसमें एक एक शब्द जो है एक अलग प्रश्न का जवाब है। नीरज चोपड़ा एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता टोक्यो ओलंपिक 2020 संस्करण था, लेकिन हुआ है ये 2021 में, कोविड-19 के कारण लेट हुआ था। और ये एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता है भारत की तरफ से। किस खेल से संबंधित है? तो ये भाला फेंक खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। इनको एक कंपनी बायजूस अर्ली लर्न ऐप, बायजूस के आप लोग बारे में तो जानते ही हैं। अब तो वो ग्रेडअप को खरीद लिया है वो, और यूपीएससी और टेक्निकल नॉन टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये हर चीज़ का वो तो तैयारी कराता ही है। तो वही बायजूस अर्ली लर्न ऐप के द्वारा ये नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये चीज़ हमने आपको बताया। और केएल राहुल, अगला ऑप्शन देखते हैं। केएल राहुल को हाल ही में चाइनीज मोबाइल कंपनी एक है, कौन है मोबाइल है वो, रियलमी, रियलमी स्मार्टफोन कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये केएल राहुल कौन है? बहुत लोग नहीं जानते होंगे हो सकता है। तो ये अपने भारतीय क्रिकेट टीम में बैट्समैन है। इनको बनाया है रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। फरहान अख्तर क्यों नहीं बनाया है? तो ये हाल ही में पीरामल रियल्टी वो सब होता है ना, जैसे कि शहरों में आप देखते होंगे, पॉश एरिया में सब बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाकर उसमें फ्लैट बेचे जाते हैं, रूम बेचे जाते हैं, वो सब रियल्टी सर्विसेज होता है। तो पीरामल रियल्टी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फरहान, अभिनेता फरहान अख्तर को, इसलिए ये न्यूज़ में रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से भी आपको बहुत कुछ मिला, ऐसा मैं समझता हूँ। आपको लग रहा है कि नहीं, तो ये बात कमेंट में ज़रूर करें। इसमें और कुछ ऐड करने का या कुछ ज़्यादा हो रहा है तो कम करने का अपना सुझाव कमेंट में आप देंगे, तभी तो समझ में आएगा। चलिए, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के पहल पर सहयोग, समानता और सामाजिक न्याय की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 20 दिसंबर को। यूनाइटेड नेशन के पहल पर ये मनाया जाता है, उसको शॉर्ट में यूएन कहते हैं। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासचिव इसके एंटोनियो गुटेरस हैं। इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। बाकी ऑप्शन से भी आपको 3-4 कम से कम तो दिवस याद करा ही दिया जाएगा। चलिए, 18 दिसंबर को क्या मनाया गया है? हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया है। इंग्लिश में उसको माइनॉरिटीज राइट्स डे भी बोलते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है, वो भी बोल देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा हूँ मैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये भी 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है।
नेक्स्ट है 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो हाल ही में विजय दिवस मनाया गया 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर 1971 को ही भारतीय सेना के समक्ष पाकिस्तानी सेना से जो युद्ध हो रहा था पाकिस्तान से, तो उसमें पाकिस्तान की सेना के 93,000 सेनाओं ने भारतीय सेना के समक्ष समर्पण कर दिया था 16 दिसंबर 1971 को ही। और उसी में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय, और विजय प्राप्त भी हुआ भारतीय सेना को। तो उसी दिन को विजय दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 16 दिसंबर को। और इस बार ये 50वां विजय दिवस मनाया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और भारतीय सेना के द्वारा उस समय एक बात और क्या बताना था मुझे, चलिए कभी नहीं, फिर बताऊंगा कभी। 15 दिसंबर को नेक्स्ट देखिए, 15 दिसंबर को क्या मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टी डे। इंटरनेशनल टी, आपको याद आ गया होगा, चाय का हो सकता है, आप खोज भी रहे होंगे। इंटरनेशनल टी डे ये किस दिन मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ये 15 दिसंबर को मनाया गया है। और इसमें मनाया क्यों जाता है, चाय पीने के लाभ के बारे में कम, लेकिन इसमें चाय जो प्रोडक्शन होता है उसमें लगे श्रमिकों, उनकी रक्षा संरक्षण और उनके भविष्य के लिए समर्थन, और जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं टी चाय, उनमें मूल्य संवर्धन और उचित व्यापार अनुरोध, ये सभी बातों को ध्यान रखने के लिए, उसमें प्रकाश डालने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस अर्थात इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है 15 दिसंबर को। तो ये भी महत्वपूर्ण ही दिवस है, छोटा नहीं समझिएगा इसको। चलिए एमसीक्यू फॉर्म में 6 ही प्रश्न मैंने फॉर्म किया है दोस्तों। अभी जितना मेहनत, अभी देखिए 6 प्रश्न में मैं अभी लगभग हमको लग रहा है आधा घंटा लग से आसपास 20 मिनट से ऊपर लग चुका है। 6 प्रश्न में मैंने कितना चीज़ कलेक्ट करके आपको बताया, वो कलेक्ट करने में, डेटा एकत्रित करने में कितने एफर्ट्स लगाने होंगे, लगाए गए होंगे, कितने घंटों की उतनी ही में मेहनत है। अभी आगे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उतना मेहनत करना वो मेरे लिए ये परेशानी की बात नहीं है। परेशानी तो होती है, लेकिन परेशानी ज़्यादा महसूस कब होती है, जब आप लोग सहयोग नहीं करते हैं। आप लोग ज़्यादा से, जो लोग भी अभी जुड़ रहे हैं क्लास से, वो लोग अगर चाहें तो इस क्लास को, आपकी जहाँ जहाँ पहुँच है, बहुत सारे सोशल मीडिया से आप जुड़े होंगे, ग्रुप से जुड़े होंगे, पेज से जुड़े होंगे, वहाँ वहाँ शेयर करके अपना 1 से 2 मिनट देकर इसको आप शेयर कर देते डेली, तो हम लोग का अब जो है फैमिली बढ़ते जाता, टार एजुकेशन से लोग जुड़ते जाते और पढ़ाने में इंटरेस्ट आता। तो इसीलिए अभी एमसीक्यूज में कम ही फॉर्म कर रहा हूँ। चलिए अभी प्रश्न आगे बहुत सारे हैं, आगे आप देखते जाइए। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस मजबूरी को समझेंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने परिवार को टार एजुकेशन में बढ़ाएंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, भारत में 2020-21 में अब तक का सबसे अधिक कितने वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये फुल फॉर्म होता है इसका। तो 81.97 बिलियन डॉलर एफडीआई भारत में अब तक का सबसे रिकॉर्ड है इतना, ये अब तक का सबसे ज़्यादा एफडीआई है भारत में 20-21 में वित्त वर्ष में आया हुआ है। एफडीआई अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई है क्या, तो एक देश में, एक व्यवसाय में दूसरे देश में स्थित एक इकाई द्वारा नियंत्रित स्वामित्व के रूप में एक निवेश है। मतलब अपने देश में विदेशी कंपनियां दूसरे देश से जब निवेश करने आती हैं, तो वही समझिए सिंपल में एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस बार 20-21 में रिकॉर्ड, ये सबसे ज़्यादा एफडीआई इस बार इतना आया है, इसलिए न्यूज में रहा है। और एक अलग से आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, देखिए 2020-21 में सबसे ज़्यादा एफडीआई पाने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। ये अलग से एक न्यूज़ है, आप याद रखेंगे, प्रश्न इसे पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा एफडीआई पाने वाला भारत का कौन सा राज्य है, तो ये गुजरात है, और 20 वही है। और देखिए 20-21 में 30.23 बिलियन डॉलर का एफडीआई इसको प्राप्त हुआ है, जो भारत में कुल एफडीआई जो आए हैं उसका 37% है। तो ये सब डाटा आप समझ रहे हैं, इसको इकट्ठा करके लाना प्रश्न, ये प्रश्न तो कल बना है, लेकिन ये जो हमने 2 पॉइंट बताया, ये बहुत पहले नहीं, एक 1.5 माह पहले का हो सकता है। तो 1.5 माह पहले की बात को इससे मैंने कैसे लिंक किया, सर्च करके आप समझ सकते हैं। ये बहुत मेहनत का काम है दोस्तों। आपको ये तो आधे घंटे में ये क्लास करके चल जाना है, लेकिन इस आधे घंटे 45 मिनट में कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वो एक जो क्लास दे रहा है वही समझता है। तो इसको आप लोग समझे, मजबूरी को, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चलिए, हाल ही में कहाँ भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अर्थात इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर IAC का उद्घाटन किया गया है, तो ये हैदराबाद में। अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, NV रमन्ना, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा भारत का पहला, वेरी इंपॉर्टेंट, पहला शब्द लगा है, पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र तो का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। ये क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, आर्बिट्रेशन सेंटर, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र या IAC
वह जगह है जहां कॉरपोरेट जगत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न वाणिज्यिक विवाद और अन्य जो भी विवाद हैं, झगड़े हैं, उसको निपटाने का काम किया जाता है। तो ये है ये मध्यस्थता केंद्र होता है अंतर्राष्ट्रीय, और भारत में पहली बार हैदराबाद में उद्घाटन किया गया है। यहाँ से भी आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम पता चला, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम पता चला। पढ़ने के लिए हम सब पढ़ दिए, लेकिन आप देखिए कि कितना हम क्या बोल रहे हैं, उसमें क्या क्या अलग से आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। ये पढ़ने वाले समझदार बच्चे वो सब टैप करते ही होंगे। चलिए, सभी लोग वैसे ही बने जो स्मार्ट बॉयज हैं, गर्ल्स हैं। हाल ही में कहा वंदे भारत नृत्य उत्सव का आयोजन करने का घोषणा किया गया है। तो ये नई दिल्ली में किया गया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ऑडिटोरियम है दिल्ली में, उसी में वंदे भारतम नृत्य उत्सव का आयोजन करने का घोषणा किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होते हैं, अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कौन है? राकेश अस्थाना है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर या आयुक्त हिंदी में कहेंगे हिंदी वाले लोग, राकेश शर्मा। चलिए बाकी अगला देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला का पदार्पण, अर्थात इसको इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा, बेस्ट फीमेल डिबेट, तो मतलब पहली बार जो खेल में शामिल होता है। क्रिकेट में आप लोग देखते ही है, कोई प्लेयर किसी दिन पहली बार खेलने आया होता है तो उसको बोलते हैं डेब्यू किया है, और उसको टोपी पहनाया जाता है, स्वागत किया जाता है कि आज से आप इस टीम में पारंपरिक रूप से जुड़ गए हैं ऑफिशियली। तो ये पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में भारतीय महिला सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण अर्थात बेस्ट फीमेल डेब्यूट का सम्मान किसने जीता है? तो अवनी लेखारा। अवनी लेखारा कौन है? अपने भारत से जाने माने निशानेबाज हैं। तो देखिए एक चीज़ यहाँ से आपको परीक्षा में पूछ सकता है, अवनी लेखारा किस खेल से संबंधित है? तो ये एक निशानेबाज है। कौन निशानेबाज वो मत समझिएगा। टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। ये टोक्यो ओलंपिक नहीं है दोस्तों, ध्यान देंगे, टोक्यो पैरालंपिक खेल की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी थी। चलिए बाकी ये ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, वो भी काम की है। चलिए, हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल भारत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा कुल कितने पदक जीते गए हैं? तो ये कुल 16 पदक जीते गए हैं, और इसका आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 7 से 17 दिसंबर 2021 तक किया गया है। तो इसमें भी अच्छी प्रदर्शन भारतीय टीम ने की है। तो बहुत कुछ नहीं, तो इतना आप ध्यान रख सकते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ है इस खेल का? राष्ट्रमंडल भारत्तोलन चैंपियनशिप, इंग्लिश में इसको ज़्यादा बेहतर होगा, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021। आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ है, और भारत इसमें कुल 16 पदक जीते हैं। बस इतना ही ध्यान रखें, इसको उतना ही से काम इसको चल जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश तथा 2002 गोधरा दंगों 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच आयोग का नेतृत्व करने वाले न्यायाधीश का हाल ही में निधन हो गया है। क्या नाम है उनका? तो GT नानावती। बस इतना ही ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट का 2021 में लड़कियों की एकल स्पर्धा जीत लिया है? तो ये हंसनी मथन राजन। ये अपने तमिलनाडु राज्य की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, हंसनी मथन राजन, तमिलनाडु। देखिए इस वर्ष में टोक्यो में सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी थी, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना इस बार जापान के टोक्यो में, तो उसमें एक क्वेश्चन बना था सबसे कम उम्र की एथलीट या खिलाड़ी के ये कौन थी? तो यही थी, देखिए हैंड जाजा। ये सीरिया की खिलाड़ी हैं, और इसमें सबसे कम उम्र की एथलीट थी हैंड जाजा। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। इन्हीं को ये अपने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो हंसनी मथन राजन है, इसको हराकर ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 में लड़कियों का एकल स्पर्धा जीत लिया। उम्मीद करता हूँ इसको आराम से आप पढ़िएगा। हालांकि आराम से मैंने बताया, इसमें बहुत कुछ आपको मिला, कई ठो चीज़ मैंने बताया, समझने वाले समझ गए होंगे, टैप कर लिए होंगे, इसको नोट कर लिए होंगे, और याद भी कर लिए होंगे इसी समय। चलिए ITTF, इसका आयोजन जो है जॉर्डन के अमान में किया गया है। ITTF के बारे में देख लीजिए, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका स्थापना फॉर्मेशन 1926 में, हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट थॉमस वी कर्ट है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किया गया? ये प्रश्न हो सकता है, इसमें 1-2 प्रश्न कल भी मैंने कराया था, क्योंकि देखिए प्रश्न जो कल कराया जाता है वो शनिवार रविवार का मिलाकर सोमवार के सुबह में लाया जाता है, और वो प्रश्न टायर एजुकेशन के वेबसाइट पर 1 दिन पहले ही सब अपडेट रहते हैं। तो रविवार वाला सोमवार को अपडेट किया जाता है, तो वहाँ से लाते समय ये सब मिक्स हो जाता है, तो आपका रिपीट हो गया, तो फायदे की ही बात है, फटाफट देख लीजिए। भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है।
18 से 20 दिसंबर। और इसमें जो है विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है, किस किस देश का, तो कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने ये भारत मध्य एशिया वार्ता, इंग्लिश में देखें तो इंडिया सेंट्रल एशियन डायलॉग, इसमें इन्होंने भाग लिया। नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। बस इतना ही जानिए। विदेश मंत्री अभी अपने कौन है? एस जयशंकर, पूरा नाम उनका सुब्रमण्यम जयशंकर है। हाल ही में किस दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया? ये भी मैंने कल करा दिया था, फिर से देख लीजिए। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। 19 दिसंबर को ही भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन विजय की सफलता को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है, जिसने गोवा को 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। गोवा की राजधानी पणजी है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है, इसलिए सब न्यूज में है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 के, ये दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग ये कीजिएगा, फाइनल मुकाबला, ये मुझे नहीं लगता, ये खेल अभी जारी है, मैंने इसको फाइनल कहकर आप लोगों को पढ़ा दिया है कल। ये फाइनल का कुछ नाम से है, मैं इसको होल्ड करता हूँ। फिलहाल ये जानिए कि फर्स्ट जो गेम इसमें अभी खेल जारी है और पहले दिन जो खेल हुआ है उसमें भारतीय हॉकी टीम जापान की टीम को हराकर ये अभी जीत दर्ज किया है। आगे की बात इस प्रश्न को रहने दीजिए, मैं कल इसको क्लियर करूंगा। इसमें एक्चुअली में कुछ मुझे बीच में ही कंफ्यूजन हुआ था कि हो सकता है इस प्रश्न में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। गलत कुछ नहीं है, इसमें सब सही है, ये सब सही है, लेकिन मैं इसमें फाइनल की बात कर रहा हूँ, लेकिन खेल वो अभी भी जारी है। आज फिर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर मैंने सुना उसको, तो मुझे कन्फ्यूजन पैदा हुआ, तो इसको रहने दीजिए, इसको ठीक है। हॉकी इंडिया के बारे में जान लीजिए। हॉकी, पहले इसको इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया। स्थापना पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन 1925 से 2008 तक इसी नाम से जाना गया और अब हॉकी इंडिया के नाम से जाना जाता है 2009 से, और इसीलिए स्थापना इसका अब ये माना जाता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेश निर्मित कौन सी पीढ़ी का परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये है अग्नि-P। DRDO द्वारा ये उड़ीसा तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया है। परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, स्वदेशी है। DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन G सतीश रेड्डी है। चलिए ये रहा आज का सभी प्रश्न। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है? उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल याद होगा, आज भी इसका चर्चा मैं ऊपर कर दिया हूँ। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो ये इसका जवाब आप कमेंट में जरूर करें। तो चलिए जो दोस्तों, चैनल से संबंधित आप लोग के सहयोग की अपेक्षा के लिए मैंने ऊपर भी कई बार रिपीट कर दिया है, तो लास्ट में मैं फिर करके आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आई होंगी, परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हायर एजुकेशन का सहयोग करें, लोगों को जोड़ें, उनके पास पहुँचाएं, अन्य ग्रुप्स में, सोशल मीडिया, जहाँ जहाँ आपकी पहुँच है। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो खुद को कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।